नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 1948 में उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों के एक दल को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से संबोधित करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, मुसलमानों, मेरे भाइयों, जो तुम हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारे इस तरह फरार होने से जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं कमज़ोर हो जाएंगे और एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जब पाकिस्तान के इलाकाई बाशिंदे अपनी अलग अलग हैसियतों का दावा लेकर उठ खड़े होंगे। अगर तुम बंगाल में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे, अगर सूबा पंजाब में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे, अगर सूबे सरहद और बलूचिस्तान में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे, अगर तुम सूबे सिंध में जाकर भी आबाद हो जाओगे तो भी हिंदुस्तानी ही कहलाओगे। हिंदू तुम्हारा कौमी मुखालिफ तो हो सकता है पर वतनी मुखालिफ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तुम्हारे कौमी और वतनी दोनों मुखालिफ होंगे। आज से कुछ साल पहले इस भाषण को पाकिस्तान के कराची शहर स्थित एक दफ्तर में सुना जा रहा था। इस भाषण को न केवल सुना जा रहा था बल्कि इसकी सीडियां वहां मौजूद लोगों के बीच बांटी जा रही थी। मौलाना आज़ाद का यह भाषण पाकिस्तान की निरर्थकता का सबसे सटीक भविष्यवाणी थी, जो बाद में शब्दशः सही साबित हुई। यह भाषण जहां सुना जा रहा था उस जगह का नाम 90 है। यह अल्ताफ हुसैन का घर है। इसी घर में एक मौलवी के घर अल्ताफ हुसैन का जन्म हुआ था। लेकिन इससे पहले कि आपको बताएं कि एक साधारण परिवार का साधारण शक्ल सूरत का लड़का ऐसे कैसे बन गया कि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचने लगी। अल्ताफ हुसैन की यह कहानी 11 जून 1978 को कराची से शुरू हुई। उस दिन कराची यूनिवर्सिटी के कुछ मुहाजिर छात्रों ने अपनी उपेक्षा के खिलाफ आवाज़ उठाने और मुहाजिर छात्रों को लामबंद करने के लिए ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एपेम्सो नाम के एक संगठन बनाया था। यहाँ रुककर हम जानते हैं कि ये मुहाजिर कौन है। दरअसल मुहाजिर वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से आज़ादी के वक्त 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान के इलाके में जो मुसलमान थे वो जो हिजरत करके, जो पलायन करके पाकिस्तान गए और पाकिस्तान को अपना वतन बनाया, उन्हें वहाँ मुहाजिर कहा जाता था। मुहाजिर का मतलब है शरणार्थी। अभी कराची में जो मुहाजिर हैं वो ज़्यादातर लोग उर्दू भाषी हैं और उर्दू को अपनी मातृभाषा कहते हैं और पाकिस्तान की भी भाषा जो है वो उर्दू है। एपेम्सो ने जल्द ही कराची यूनिवर्सिटी में अपना असर दिखाना शुरू किया और कराची यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव जीत लिया। लेकिन उसकी ये कामयाबी उसके राइवल इस्लामी जमात तलबा को रास ना आई और जमीयत तलबा के ने उस पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। उनकी तरफ से भी, मुहाजिर छात्रों की तरफ से भी जवाबी तैयारियां शुरू हो गईं। बाद में अल्ताफ हुसैन पर और उनके कुछ साथियों को कराची यूनिवर्सिटी में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। इस बीच बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों या बिहारियों, उर्दू भाषी बिहारी जो थे जिन्हें स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कहा जाता था, वहां पाकिस्तान वापस बुलाने के लिए जिन्ना के मज़ार पर अल्ताफ हुसैन ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें 6 महीने की सजा हुई और 5 कोड़े मारने का आदेश दिया गया था। यहां यह बता दें कि फौजी तानाशाह जनरल ज़ियाउल हक का यह दौर था और पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया जा रहा था। कोड़े मारने का आदेश शरीयत कानून के तहत ही दिया गया था। उन दिनों पब्लिक फ्लॉगिंग आम थी। बात बात पर लोगों को कोड़े मारे जाते थे और वो भी पब्लिकली। सजा पूरी होने के बाद अल्ताफ ने पाकिस्तान के आम मुहाजिरों को एकजुट करना शुरू किया और मार्च 1984 में एक राष्ट्रीय पार्टी की बुनियाद डाली जिसका नाम मुहाजिर कौमी मूवमेंट है। MQM या मुहाजिर कौमी मूवमेंट बहुत जल्द कराची के उर्दू भाषी मुहाजिरों में लोकप्रिय हो गई और यहाँ से शुरू हुआ वो हिंसा का सिलसिला जो आज तक जारी है। बताया जाता है कि एक मुहाजिर लड़की एक पठान ड्राइवर के लॉरी के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद पहली बार मुहाजिर पठान दंगे हुए कराची के अंदर, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। उसके बाद अलीगढ़ कॉलोनी, कस्बा कॉलोनी के नरसंहार, खुद अल्ताफ हुसैन के बड़े भाई और भतीजे की हत्या। MQM का दावा है कि फौज और पुलिस ने अपने क्रैकडाउन में
कई सौ मुहाजिरों को मौत के घाट उतार दिया और कई सौ को अगवा कर लिया। मुहाजिरों की तरफ से भी बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारी हत्याएं हुई, जिस पे मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनों का, जो वॉलंटियर्स थे, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने वो हत्याएं की। कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ बदले की कार्रवाई थी। और ये पाकिस्तान की जो कराची शहर है, कराची शहर एक तरह से दंगों की नज़र होने लगी। लेकिन अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में ही रहे। उन पर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन वो उन हमलों में बाल बाल बच गए। बहरहाल अक्टूबर 1986 में अल्ताफ को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फरवरी 1987 में सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसी वर्ष हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में MQN ने बड़ी कामयाबी हासिल की और कराची पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन फिर पाकिस्तान सरकार ने MQM के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू की और अल्ताफ ने एक बार फिर गिरफ्तारी दी और एक बार फिर उन्हें 1989 में रिहा कर दिया गया। इस बीच 1988 के जो आम चुनाव वहाँ पे हुए नेशनल असेंबली के लिए, उसमें कराची की सारी सीटें जीतकर MQM पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। उसने पहले PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया, उसके बाद नवाज शरीफ की हिमायत की। और इस बीच कराची में हिंसा का दौर भी जारी रहा, दंगे होते रहे। फिर 1992 में पाकिस्तान सरकार ने कराची में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया और इसमें दंगाइयों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। अल्ताफ हुसैन जान बचाकर लंदन भाग गए और वहाँ पॉलिटिकल असाइलम की दरख्वास्त दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। लेकिन अल्ताफ हुसैन की मुश्किलें अभी भी आसान नहीं हैं। उनकी पार्टी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। अल्ताफ हुसैन गाहे बगाहे लंदन से अपने समर्थकों को संबोधित करते रहते हैं। उनके फैक्शन ने, जो उनकी पार्टी के फंक्शन है, उसने पिछले चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और चुनाव का बहिष्कार किया। लेकिन जो दूसरा फैक्शन है उनकी पार्टी का, MQM का, उसने सत्ताधारी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और वो सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन इस पार्टी के ब्रेक के बावजूद भी अल्ताफ हुसैन का दबदबा कराची के ऊपर बरकरार है और वो अपने टेलीफोनिक भाषणों से आज भी कराची में अपने समर्थकों को संबोधित करते रहते हैं। और इसी एक समर्थन के चलते उनके ऊपर फिलहाल मुसीबत की बदली छाई हुई है। हालांकि 2009 में पाकिस्तान सरकार ने आम माफ़ी के तहत उन पर लगे सारे आरोप उठा लिए थे, लेकिन फिर 2015 में उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भारत सरकार से फंड हासिल करते हैं और कराची में अपने टेलीफोनिक संबोधनों से लोगों को हिंसा पर उकसाते हैं। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पाकिस्तान सरकार की जो ये आरोप थे उस पर संज्ञान लिया और उस पर जांच की और 22 अगस्त 2016 के उनके एक टेलीफोनी भाषण में कराची में हिंसा भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब अल्ताफ हुसैन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनसे भारत में अपने लिए शरण मांग रहे हैं। और शरण नहीं मिलने की स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी वजह से उनको शरण नहीं दे पाते हैं तो वैसी स्थिति में वो अपने लिए और अपने साथियों के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने उनकी सारी संपत्तियों के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके घर पे ताला लगा दिया है, उनके दफ्तर पे ताला लगा दिया है, उनके जो समर्थक हैं उनको परेशान कर रही है पाकिस्तान सरकार, इसलिए भारत सरकार उनकी मदद करे। इस बीच उन्होंने कश्मीर पर भारत का जो रुख रहा 370 के बाद उसका खुलकर समर्थन किया। कश्मीरियों से उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के असली चेहरे को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने एक बड़ी मार्मिक अपील की कि पाकिस्तान कश्मीरी जो है पाकिस्तान आर्मी के फरेब में ना है। उन्होंने सिंधियों से भी अपील की कि अगर वो सिंधु देश का अपना आंदोलन चलाने के लिए अगर सारे सिंधी संगठन एक साथ हो जाते हैं तो वो सिंधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बलोचों की लड़ाई में भी वो बार बार बलोचों का पक्ष लेते हुए नजर आए। खास तौर पर जो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जो बलोच नौजवानों का अगवा करके उनको गायब कर दिया जाता है, उसके ऊपर उन्होंने बार बार अपने ट्वीट के जरिए या अपने भाषणों के जरिए या अपने इंटरव्यूज में उसका जिक्र किया है। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए बना हुआ देश था, लेकिन यहाँ एक भाषाई अल्पसंख्यक की क्या दुर्गति हो गई है
ये मौलाना आज़ाद ने जो जामे मस्जिद की अपनी तकरीर जो की थी वो यहाँ 100% सही साबित हो रही है कि अलग अलग कौमियतें जो हैं अपनी अपनी पहचान के साथ खड़ी हो गई हैं। अब पाकिस्तान में बलोच खड़े हो गए हैं, सिंधी खड़े हो गए हैं, पठान या जिनको सूबा सरहद कहते हैं पश्तून खड़े हो गए हैं, पंजाबी अपनी उनकी अलग पहचान है। उसमें जो मुहाजिर हैं, जो हिंदुस्तान से गए हुए लोग हैं, वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। उनके साथ अभी जो एक और कौमियत जो थी जो अब उनसे अलग हो गई है, वो बंगालियों की कौमियत थी। वहाँ जो बिहार के उर्दू भाषी लोग गए थे, जो बिहारी मुसलमान कहलाते हैं और जो अभी भी अपने आप को वहाँ पे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कहते हैं, आज वो शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। जिनवा कैंप उनका कई कैंप जो है बना रखे हैं यूनाइटेड नेशंस ने, जहाँ वो एक जानवरों की सी ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में हिंसा के लिए कितने ज़िम्मेदार हैं, उनकी वजह से किसी की जान गई है या नहीं, ये अलग सवाल है। लेकिन उन्होंने कराची के उर्दू भाषी मुहाजिरों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की। वो मुहाजिर जो पाकिस्तान बनने के शुरुआती दिनों के बाद से लगातार उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन हर उस मध्यवर्गीय पाकिस्तानी मुहाजिर की नुमाइंदे हैं जो अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है। वो पाकिस्तान में अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की परिकल्पना इस बुनियाद पर की गई थी कि आज़ाद और अखंड हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें एक नया मुल्क और अलग मुल्क चाहिए जहां वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे और उनके अधिकारों को बहुसंख्यक हिंदू नहीं छीन पाएंगे। लेकिन ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि अल्ताफ़ हुसैन के पूर्वज जिस हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो आज उसी हिंदुस्तान से शरण मांग रहे हैं। मौलाना आज़ाद ने वो सारी चीज़ें देख ली थीं जो दूसरे मुस्लिम लीगी नहीं देख पाए थे। लेकिन अब आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान में जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो थे, जो पाकिस्तान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उनकी औलादें जो पाकिस्तान चली गईं, वो लोग पाकिस्तान को एक देखना नहीं चाहते, पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए पर आमादा हैं। अल्ताफ़ हुसैन खुद एक मुहाजिर हैं जो सिंधी आंदोलन के कायद बनना चाहते हैं। वो बलोच आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और भारत से अपने लिए एक समर्थन मांग रहे हैं, अपने समर्थकों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि वो उनको भारत में शरण दे। अब पाकिस्तान की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।